नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सामाजिक विचलन से संबंधित विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक विचलन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सामाजिक विचलन के सिद्धांत और वीडियो के अंत में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, विचलन समाज में जो कुछ एक चलन होता है कि ये चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति उस चलन के विपरीत व्यवहार करता है तो उसे सामाजिक विचलन कहा जाता है। तो प्रत्येक समाज के प्रत्येक समय में कुछ निश्चित रीति रिवाज, नियम, मानदंड होते हैं और कोई व्यक्ति अगर इनके अनुरूप व्यवहार करता है तो उसे सामाजिक अनुरूपता कहते हैं और कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या कब उत्पन्न होती है? जब इन मानदंडों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, इनके विपरीत व्यवहार करता है। तो इमाइल दुर्खिम ने इसे विसंगति या एनोमी कहा है। इसके बाद मर्टन ने भी इसे एनोमी कहा था। तो ऐसा संभव नहीं है कि हमेशा है वो व्यक्ति समाज के अनुकूल ही व्यवहार करे। कभी अनजाने में भी, कभी जानबूझकर भी ऐसा व्यवहार हो जाता है जो समाज के अनुरूप नहीं होता है और सामाजिक विचलन की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। और कई बार जानबूझकर भी किया जाता है, जैसे कि आजकल हम देखें कि करप्शन है या लव मैरिज है या माता पिता के का अनादर करना है, सामाजिक परंपराओं को भंग करना है। तो ये सब क्या है? सामाजिक विचलन की श्रेणी में आते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा पर देखें तो रॉबर्ट बेल ने इसकी अच्छी परिभाषा दी है कि समाज में औसत व्यवहार से बहुत अधिक भिन्नता प्रकट करना ही विचलन है। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ। तो हम गणित में भी पढ़ते हैं कि कितना विचलन है, तो औसत से जितना ज्यादा बाहर होगा कोई व्यवहार, वो उतना ही अधिक विचलन माना जाएगा। हॉर्टन और हंट के अनुसार सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार ने कर पाना ही विचलन है। इसी प्रकार थियोडोरसन ने भी कहा है कि विचलन सामाजिक मानदंडों के प्रति विसंगति है। जॉनसन ने भी अपनी परिभाषा में कहा है कि सामाजिक विचलन है वो सभी प्रकार के विचलन शामिल नहीं है, केवल उनमें वो विचलन शामिल करते हैं जो व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचलन या विपथगामी व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जिसे किसी समाज के व्यक्ति द्वारा गलत, अनुचित या अनैतिक तरीके से किया जाता है और समाज उसे अनैतिक या अनुचित मानता है और उन्हें रोकने का प्रयास करता है। तो अब बात करते हैं सामाजिक विचलन की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सामाजिक विचलन की विशेषता ये है कि कोई भी समाज विचलन मुक्त नहीं है। ऐसा किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। विचलन है वो समाज सापेक्षिक होता है, यानी प्रत्येक समाज के लिए विचलन की परिभाषा होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि जो यूरोप के अंदर विचलन है वो भारत के अंदर भी हो। वहाँ तलाक को कोई विचलन नहीं माना जाता है या बहुत सारी शादियां करना विचलन नहीं माना जाता है, लिव इन रिलेशनशिप विचलन नहीं माना जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कार्य है वो विचलन माना जाता है। विचलन है वो समय सापेक्षिक होता है, यानी प्राचीन समय में कुछ और विचलन था, आज कुछ और है। परंपराएं हैं, सामाजिक मानदंड है वो बदलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से विचलन भी समय के अनुरूप बदलता रहता है। यानी पहले अगर 4 शादियों तक या 4-5 शादियां व्यक्ति द्वारा की जाती थी तो उसे विचलन नहीं माना जाता था, लेकिन आजकल वो विचलन की श्रेणी में आता है। अभी अगर ट्रिपल तलाक है वो मुस्लिम समाज में विचलन की श्रेणी में नहीं था, लेकिन अब वो विचलन की श्रेणी में आता है। विचलन है वो सामान्य भी हो सकते हैं और गंभीर प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। समाज में अनेक माध्यम से विचलन को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। विचलन है वो समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है, चाहे वो कम गंभीर हो या अधिक गंभीर हो। तो अब बात करते हैं विचलन क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या है। तो विचलन का गंभीर जो रूप है वो अपराध है। जैसे किसी ने अपने माता पिता का कहना नहीं माना तो वो विचलन की श्रेणी में आएगा, लेकिन वो एक साधारण या सामान्य विचलन है। लेकिन कोई अगर किसी का कत्ल कर दे तो वो क्या है? गंभीर विचलन आ जाता है। तो विचलन के जो अधिकतर सिद्धांत है वो वही है जो अपराध के सिद्धांत है। इसके अलावा जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उनमें आज हम 2 पे चर्चा करेंगे, मर्टन का सिद्धांत और इमाइल दुर्खिम का सिद्धांत। तो पहले इन पे अपराधों के जो सिद्धांत है वो भी विचलन के सिद्धांत है, उन पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो मर्टन का विचलन का सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे।
तो क्लासिकल सिद्धांत है, ये पहला सिद्धांत था। सुखवादी सिद्धांत भी या शास्त्रीय सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने सुखों को बढ़ाने के लिए विचलित व्यवहार करता है। तो बेकेरिया ने सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया था 1964 में। इसी प्रकार जेवी के सिद्धांत है, जिसका मानना है कि जन्मजात कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो विचलित व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो लोम्ब्रोसो ने ऐसा कहा था कि जो अपराधी है वो जन्मजात होते हैं। तो फेरी और गारफोलो भी इसके प्रमुख समर्थक है। 1876 में ये सिद्धांत आया था। शारीरिक रचना सिद्धांत, यानी कुछ शारीरिक बनावट होती है, जैसे अलग अलग 3 प्रकार के शारीरिक रचना सेल्डन ने बताई थी और उनके बताया था कि किस प्रकार की जो शारीरिक संरचना है वो विचलित व्यवहार करते हैं। तो 1940 में ये सिद्धांत दिया था। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो हेनरी गोगार्ड ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक समाज सिगमंड फ्रायड, जिसने कहा था कि ईड, ईगो और सुप्रीगो के आधार पे विचलित व्यवहार की व्याख्या की थी। अब्राहम सेन भी इसके प्रमुख समर्थक है। भौगोलिक सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। इन्होंने कहा भौगोलिक जो दशा है वो विचलित व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। विचलित उपसंस्कृति सिद्धांत है वो कोहेन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी संस्कृति विकसित हो जाती है जिससे विचलित व्यवहार होता है। लेबलिंग सिद्धांत है वो हार्वर्ड बेकर ने दिया था। विभिन्न संपर्क सिद्धांत सदरलैंड ने दिया था और विभिन्न अवसर सिद्धांत है वो क्लोवार्ड व ओहोलिन ने दिया था। तो अब बात करते हैं मर्टन के अनोमी सिद्धांत की। तो मर्टन ने 1939 में अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में अमेरिकी समाज पर अध्ययन किया था और इस समाज के अध्ययन के आधार पर अपना सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि समाज के कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक संरचना है वो संस्थागत साधन उपलब्ध करवाती है। तो जब सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों में विसंगति उत्पन्न हो जाती है, संतुलन गड़बड़ा जाता है, तब एनोमी यानी प्रतिमानहीनता की स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो कुल 5 प्रकार की दशा या परिस्थितियों का वर्णन है वो मर्टन ने किया था, जिनमें पहले अगर परिस्थिति को छोड़ दें तो बाकी जो 4 है वो विसंगति या विचलन की दशा को दर्शाती है। तो उन्होंने प्लस के और माइनस के निशान से इसको समझाने का प्रयास किया है। प्लस से तात्पर्य है कि समाज के जो मानदंड है उनकी स्वीकृति और माइनस का तात्पर्य है कि उनकी अस्वीकृति। तो पहली दशा है अनुकूलन। तो इस दशा में तो सांस्कृतिक जो लक्ष्य होते हैं और जो संस्थागत साधन होते हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होता है, तो उसमें विचलन उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसी दशा को अनुरूपता भी कहते हैं। जैसे कि लक्ष्य है कि परीक्षा पास करनी है, या कोई चाहे वो किसी क्लास की परीक्षा हो चाहे फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा पास हो, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या महाविद्यालय स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप परीक्षा से पास हो जाते हो तो लक्ष्य क्या है? पास होना, और साधन क्या है कि परीक्षा के माध्यम से पास होना। तो उचित साधनों से अगर परीक्षा पास की जाए तो ये क्या है? अनुरूपता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब कोई व्यक्ति पास तो होना चाहता है लेकिन इसके लिए जो माध्यम है, साधन है, यानी परीक्षा द्वारा इसको पास करना है, तो उसमें नहीं करते बल्कि नकल करके या किसी अन्य प्रकार से जोड़ तोड़ करके अगर कोई परीक्षा पास करता है तो यानी वो लक्ष्य तो प्राप्त करना चाहता है लेकिन जो संस्थागत साधन है उनका वो पालन नहीं करता है, उनको वो स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसी दशा को नवाचार कहते हैं। तो जैसे करप्शन है, कोई अमीर होना चाहता है, समाज का लक्ष्य होता है कि तरक्की करना, लेकिन तरक्की करने के लिए निश्चित साधन है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति चोरी करके या रिश्वत लेकर अमीर बनेगा, तो उसके लिए साधन है कि मेहनत करनी है। लेकिन कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, शॉर्ट कट अपनाता है, तो वो क्या होगा? नवाचार की श्रेणी में आएगा। तो विचलन की ये पहली दशा है। विचलन की दूसरी दशा है वो है कर्मकांडीय या संस्कारिता। तो उसमें क्या होता है कि संस्थागत साधन है उनको तो स्वीकार किया जाता है लेकिन लक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे कि अक्सर सरकारी कार्यालयों में होता है, उनमें क्या होता है कि जो पत्रिका होता है, लक्ष्य क्या है कि कार्य का
अच्छे से अच्छे तरीके से नियोजन करना है, समय पर पूरा करना है, लेकिन वो क्या है कि ये लक्ष्य तो प्राप्त नहीं करते, लेकिन साधन जरूर वो सही तरीके से अपनाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है वो कर्मकांड की स्थिति कहलाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जाता है कि मैं सही तरीके से कार्य करता हूँ और वो लक्ष्य को प्राप्त करने में नाकाम रहते हैं। पलायनवादी में क्या होता है, जो लक्ष्य होते हैं और जो साधन होते हैं दोनों को ही अस्वीकार किया जाता है। जैसे कि कोई मादक द्रव्य व्यसनी है, साधु है, तो समाज के लक्ष्य है कि समाज में रहकर जीना है और अच्छी तरीके से जीना है और सही तरीके से जीवन यापन करना है। तो वो ना तो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं ना साधनों का उपयोग करते हैं, वो दोनों को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति है वो पलायनवादी या प्रत्यावर्तन के नाम से जानी जाती है। विद्रोही, इसमें क्या होता है, इस दशा में व्यक्ति है वो सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों दोनों को अस्वीकार करता है और अपने खुद के लक्ष्य निर्धारित करता है और खुद के साधन निर्धारित करता है। यानी वो समाज की संस्कृति को जो चुनौती देता है कि ये आपके लक्ष्य भी गलत है और साधन भी गलत है, और वो फिर अपने तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो इसे हिप्पी कल्चर या फिर आतंकवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। इमाइल दुर्खिम का सिद्धांत है वो बिल्कुल सामान्य सा है। उन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो कि 1895 में आई थी, अपना अनोमी संबंधी या प्रतिमानहीनता संबंधी सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार कि समाज के कुछ नियम होते हैं जिन्होंने सामूहिक चेतना कहा है। अगर कोई व्यक्ति इन सामूहिक चेतना के विरुद्ध कार्य करता है तब प्रतिमानहीनता की स्थिति है वो उत्पन्न होती है, और अगर एक सीमा तक किया जाए तो कोई इसमें बुराई भी नहीं है, ऐसा दुर्खिम ने कहा है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई गंभीर स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है, तब उन्होंने अनोमी या प्रतिमानहीनता की स्थिति कहा है। तो सामूहिक चेतना का अर्थ है कि समाज के सभी सदस्य जो मानदंडों को स्वीकार करते हैं। विचलन के प्रकार, तो विचलन के कई प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार है वो हार्टन व हंट ने बताए थे। तीनों को युगों के रूप में प्रस्तुत किया था, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। सांस्कृतिक विचलन वह होता है जब किसी संस्कृति के तत्वों के प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है, और मनोवैज्ञानिक तब होता है तब कोई मानसिक रूप से परेशान होकर या विचलित होकर इस व्यवहार करे। तो व्यक्तिगत और सामूहिक, अगर कोई व्यक्ति अकेला विचलित व्यवहार करता है तो वो व्यक्तिगत विचलन हो गया, और सामूहिक रूप से जैसे कि डकैती है, सामूहिक अपराध है, या धोखाधड़ी करते हैं, मिलकर धोखाधड़ी करते हैं, तो ये सब सामूहिक विचलन की श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक विचलन, ये लेमर्ट ने भी कहा था, इन्होंने केवल 2 प्रकार बताए थे, प्राथमिक और द्वितीयक। तो कोई व्यक्ति प्रथम बार जब विचलित व्यवहार करता है या चोरी छिपे करता है या कभी कभार करता है, वो समाज के सामने नहीं आता है, तब तक वो प्राथमिक विचलन माना जाता है। लेकिन जब उस पर लेबल लग जाता है कि ये तो आदतन विचलित व्यवहार करने वाला है या तो बहुत बड़ा अपराधी है, और जब उसको अपराधी बना दिया जाता है, उस पर लेबल लगा दिया जाता है, उसके बाद वो अगर विचलित व्यवहार करता है तो उसे द्वितीयक विचलन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से पर्सन है वो पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो यूजीसी नेट हो, कॉलेज लेक्चरर हो, पीजीटी हो या महाविद्यालय स्तर की परीक्षाएं हैं, उनमें पूछे गए हैं। जैसे किसने कहा कि विचलन है वो सामाजिक मानदंडों का जानबूझकर किया गया उल्लंघन है, तो जॉनसन ने ऐसा कहा था। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित होकर कार्य करता है तो वो मनोवैज्ञानिक विचलन कहलाता है। मेटा स्पेंसर ने विचलन के कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। किसके अनुसार निम्न वर्ग से संबंधित युवा वर्ग में विचलन अधिक होता है? अल्बर्ट कोहेन ने कहा था कि युवा जो वर्ग है, निम्न वर्ग का जो युवा वर्ग है, वो क्या है कि अमीरों को देखता है तो उनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन वो उन साधनों से जो समाज उनको प्रदत्त करता है उनके द्वारा वह उनका मुकाबला नहीं करता है और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तो फिर वो इस प्रकार के साधन अपनाता है जो समाज स्वीकार नहीं करता है, और वो अपराधी बन जाते हैं या विचलित व्यवहार की श्रेणी में आता है। किसने कहा कि सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों में असंतुलन ही विचलन है? मर्टन। व्यक्ति जब सांस्कृतिक लक्ष्यों को तो स्वीकार करता है लेकिन संस्थागत साधनों को अस्वीकार करता है, जैसे कि नकल करना या बिना टिकट के यात्रा करना
या रिश्वत लेकर कार्य करवाना, ये सब क्या है, नवाचार की श्रेणी में आते हैं। किसका मानना है कि अपराध का संबंध है वो जैविकता या अनुवांशिकता से नहीं बल्कि समाज से है। तो सदरलैंड 1939 में सदरलैंड ने अपना विभिन्न संपर्क सिद्धांत दिया था, समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार कि कोई व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है, व्यक्ति समाज के रीति रिवाज परंपराओं से या सामाजिकरण द्वारा वह व्यवहार सीखता है और फिर वो विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार करता है। किस सिद्धांत को एटाविस्टिक सिद्धांत कहा जाता है? तो जैविक सिद्धांत जो लोम्ब्रोसो ने दिया था, इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बेकर के लेबलिंग सिद्धांत का समर्थन किसने दिया था? लेमर्ट ने दिया था। किसने कहा कि अपराध सीखा हुआ व्यवहार है? सदरलैंड ने। अपराध को समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व और वार्निंग डिवाइस, चेतावनी यंत्र, किसने कहा? अल्बर्ट कोहेन ने कहा था कि अपराध होते हैं या विचलित व्यवहार है वो समाज के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करते हैं, ताकि समाज को पता चल जाता है कि किस प्रकार के परिवर्तन वो आवश्यक होते हैं। अगर वो परिवर्तन पता नहीं चलते हैं तो फिर धमाका ही होता है। तो एक वॉल्व की तरह ये कार्य करता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसने दी थी? एडविन लेमर्ट ने दी थी। किसने लेबल के स्थान पर स्टिग्मा यानी कलंक की अवधारणा दी थी? गोफमैन ने। कलोवार्ड व होलिन ने डेलिक्वेंट गैंग में कितने वर्ग, श्रमिक वर्ग के कितने प्रकार की उपसंस्कृति का वर्णन किया था? उन्होंने 3 प्रकार की उपसंस्कृतियां बताई थी, आपराधिक उपसंस्कृति, संघर्ष उपसंस्कृति और पलायनवादी उपसंस्कृति। कौन सा संप्रदाय है वो विचलन के लिए पारिस्थितिकी या सूक्ष्म स्तरीय या अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है? तो शिकागो संप्रदाय। निम्न वर्ग की उपसंस्कृति का सिद्धांत किसकी देन है? वाल्टर मिलर। जो उपसंस्कृति का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के विरोध में उन्होंने कहा था कि निम्न वर्ग ही की स्थितियां कुछ ऐसी है, परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि वो जो सांस्कृतिक लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनकी संस्कृति है वो विचलित उपसंस्कृति मानी जाती है। अपराध को साधारण और जघन्य अपराध के रूप में विभाजित किसने किया? सदरलैंड ने। किसने कहा कि अति अनुरूपता भी विचलन का एक प्रमुख कारण है? रॉबर्ट विलियम। व्हाइट कॉलर अपराध की अवधारणा किसने दी? सदरलैंड ने। तो व्हाइट कॉलर अपराध या सफेद वस्त्र अपराध वह होता है जो कर्मचारी या राजनेताओं द्वारा किया जाता है। अमेरिका में इसे ब्लू कॉलर अपराध भी कहा जाता है, जो मैनेजर कार्यालयों में या औद्योगिक कार्यालयों में होते हैं, तो उनको ब्लू कॉलर अपराध कहा है। और सदरलैंड ने व्हाइट कॉलर अपराध की अवधारणा है वो सर्वप्रथम दी थी। डेलिकेंट बॉय की अवधारणा किसने दी? कोहेन ने दी। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक वो विलियम एफ व्हाइट ने लिखी थी। आउटसाइडर्स हावर्ड ब्रेकर 1963 में, जिसमें उन्होंने लेबलिंग सिद्धांत दिया था। किसने कहा कि समाज की संस्कृति और संरचना विचलन उत्पन्न करती है? कोहेन। किसने कहा कि हम ज्यों ज्यों भूमध्य रेखा के ओर बढ़ते हैं यानी गर्मी की ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों अपराधों में वृद्धि होती है? तो मोंटेस्क्यू। विभिन्न संपर्क सिद्धांत या विभेदक संपर्क सिद्धांत किसने दिया? सदरलैंड ने। किसने कहा कि अपराध सामाजिक जीवन का एक सामान्य और अनिवार्य पहलू है? दुर्खिन। किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं? लोम्ब्रोसो। किसने कहा कि शारीरिक बनावट अपराधों के लिए उत्तरदायी है? सेल्डन ने। प्रतिकूल आत्म धारणा की अवधारणा या सिद्धांत किसने दिया? वाल्टर रेकलेस ने। प्रत्यक्षवादी या सुखवादी शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक लोम्ब्रोसो थे और फेरी और बोरफलो इनके प्रमुख समर्थक थे। तो ये विचलित व्यवहार से संबंधित अनेक अवधारणाएं और प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।